हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ओवोजेनेसिस तो अभी हम नहीं बताए थे। तो ओवोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु जनन में ये पढ़ेंगे भाई भी। तो शुक्राणु क्या होता है भाई, स्पर्म की संरचना क्या होती है। सबसे पहले इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं स्पर्म की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। तो देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा। तो डायग्राम बनाने के बाद आप लोग नीचे स्ट्रक्चर डालेंगे, संरचना डालेंगे। तो उसमें लिखना क्या है, देखो जितना हम बोले बस उसी को आपको सुनकर अपने कॉपी में नोट करना है और कुछ नहीं। तो भाई एक शुक्राणु के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? अपर भाग को क्या कहते हैं? अपर वाले भाग को हेड कहते हैं। हेड में क्या पाया जाता है भाई? न्यूक्लियस पाया जाता है। हेड में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो ये न्यूक्लियस जो होता है भाई, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। भाई जेनेटिक मटेरियल आप समझ ही सकते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जिसे कहते हैं हिंदी में। तो भाई अनुवांशिक पदार्थ होते हैं कि भाई क्या उसमें गुणसूत्र कौन सा है। तो आप ये अध्याय 6 में पढ़ेंगे, अध्याय 6 में। तो उसमें बताया जाएगा भाई डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। तो इस सब के बारे में हमको जानकारी आगे प्राप्त होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए पहले हम पढ़ते हैं कि भाई शुक्राणु क्या है। तो भाई अनुवांशिक पदार्थ इसमें रहता है। तो अनुवांशिक पदार्थ जब रहता है तो यही डिपेंड करता है कि भाई उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी, हाथ पैर की लंबाई कैसी होगी। मतलब यही सब जेनेटिक मटेरियल जो है यही डिपेंड करता है। तो अब हम क्या देखेंगे भाई, एक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हेड होता है। अपर भाग को में क्या स्थित रहता है? हेड, जिसे शीर्ष कहते हैं। और मध्य भाग में मध्यभाग ही स्थित रहता है। और बाद में पाया जाता है टेल, जिसे पूंछ कहते हैं। अब सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। और उसके बाद हेड में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ। उसके बाद मिडिल पीस में मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसकी संख्या 10 से 14 होती है। फिर उसके बाद लिखना है आपको कि लास्ट में टेल में एंड पीस में क्या पाया जाता है? पूंछ, टेल पाया जाता है। फिर उसके बाद आप कार्य डालेंगे। कार्य हेडिंग डालने के बाद देखो संरचना में आपको बस इतना ही लिखना है, क्या कि एक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? सबसे अपर भाग को, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हेड, शीर्ष। अब इसमें क्या स्थित रहता है? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस। सॉरी, इसमें न्यूक्लियस स्थित रहता है। और न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। तो भाई अब जब जेनेटिक मटेरियल हमने बताया ना कि गुणसूत्र होता है, वही उसमें पाया जाता है कि उसकी हाथ की लंबाई क्या होगी, या सर की आकृति कैसी होगी, नाक कान, ये सब इस पर ही डिपेंड करता है। किस पे? आनुवंशिक पदार्थ पर। तो फिर उसके बाद डालेंगे मिडिल पीस। मिडिल पीस मतलब मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी संख्या 10 से 14 होती है। देखो भाई हर एक स्पर्म में क्या होता है कि हर एक स्पर्म में 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। किसमें? वो भी मिडिल पीस में इतना पाए जाते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे आप कि सबसे बाहरी भाग, मतलब सबसे बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? टेल पाया जाता है, जिसे पूंछ कहते हैं। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा फंक्शन। तो फंक्शन हेडिंग डालने के बाद कार्य, दूसरी हेडिंग आप क्या डालेंगे? कार्य, फंक्शन। तो देखो भाई कार्य, देखो अब कार्य का क्या कार्य है? देखो कुछ नहीं, सिर्फ कार्य में आपको इतना ही लिखना है कि पूंछ का क्या कार्य है। ये जो पूंछ है भाई, इसका क्या कार्य है? तो कुछ नहीं, पूंछ का कार्य है सिर्फ मूवमेंट करना, क्या? गति करना। देखो भाई स्पर्म क्या होता है कि अगर उसमें अब तो ओवम तो है नहीं, ओवम में कहाँ मूवमेंट होता है? तो ओवम में मूवमेंट नहीं होता, होता है मूवमेंट, लेकिन वहाँ पर मूवमेंट जैसा होता है वहाँ पर अलग होता है। वो हम फीमेल के जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फीमेल स्ट्रक्चर, तब उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम मेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो भी स्पर्म की। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई स्पर्म कैसे मूवमेंट करता है, तो स्पर्म किसके सहारे मूवमेंट करता है? ये टिल के द्वारा, पूंछ के द्वारा। तो भाई मूवमेंट जब करता है तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। तो भाई जब वो कार्य कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, वो कहाँ से आती है? तो कहीं से नहीं भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हाँ देखो, आपने
केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी केमिस्ट्री में नहीं आता, ये जूलॉजी और बॉटनी में आपको दोनों में देखने को मिलेगा कि भाई ये जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों आते हैं उसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यही एक ऊर्जा का काम करता है। क्या? ऊर्जा का। तो ये क्या ऊर्जा प्रदान करता है, किसको? ये जो पूंछ है इसी को। भाई लगातार ये गति कर रहा है तो ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो जब ऊर्जा खर्च कर रहा है तो ये खर्च किस, भाई अब ये ऊर्जा खर्च कर रहा है तो इसके बाद ऊर्जा आएगी कहाँ से? जब इसके पास पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तब ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वही आगे बढ़ने के लिए तो इसने भाई किसकी हेल्प लिया, किसकी मदद लिया? ये माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। तो बस आपको कार्य में इतना ही डालना है कि पूंछ का कार्य गति प्रदान करना है, बस कि पूंछ का सिर्फ मूवमेंट करना ही और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डालने के बाद अब इसमें लिखना क्या है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल पीस में, मध्य भाग में, और जिसकी संख्या कितनी से होती है? 10 से 14। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाते हैं तो आपको वहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन दिया रहेगा, तो आपको ये भी दिया रहेगा 10 से 14 और 10 से 13, 12 से 13। तो आप अगर जब इसको पढ़े रहेंगे तभी आप टिक लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसकी संख्या 10 से 14 होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, तो उसको क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। बस इतना लिखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद आ जाना है एक्रोसोम में। क्या? एक्रोसोम। आप लोग हेडिंग डालेंगे फिर एक्रोसोम, यहाँ लिख देते हैं एक्रोसोम। देखो भाई अब एक्रोसोम क्या है? अब एक्रोसोम क्या है भाई? देखो कुछ नहीं है भाई, देखो सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? स्पर्म के, शुक्राणु के सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? ये एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम का क्या कार्य है भाई? एक्रोसोम का कार्य ये है कि जब ये मूवमेंट करता हुआ वेजाइना के थ्रू जब जाता है, मूव करते हुए एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर, तो भाई हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो ओवम होते हैं और स्पर्म होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर। किसमें? फीमेल आर्गन में। फीमेल आर्गन में फैलोपियन ट्यूब में तो एक स्थान था, कौन सा? वो भी हमने क्या बताया था? यूटेरस के बगल में। यूटेरस के बगल में जस्ट हमने क्या बताया था? एम्पुलरी स्थमक जंक्शन। तो उस वहीं पर क्या होता है कि भाई स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या होता है कि भाई जब निषेचन की प्रक्रिया हुई है, मतलब निषेचन की प्रक्रिया हुई है, तो स्पर्म क्या होते हैं? वेजाइना के थ्रू मूव करते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे? एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर। जब एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर पहुँचेंगे तो ओवम, तो ये क्या होता है कि ओवम के अंदर प्रवेश करता है। कौन? स्पर्म। तो वहाँ पर स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ चेंजेस होते हैं। क्या भाई? ऐसे थोड़ी पहुँच जाएगा स्पर्म के अंदर। तो जो ओवम होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब एकदम कठोर होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई कोई भी स्पर्म उसे फ्यूज कर दे, उसके साथ फ्यूज कर ले, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि भाई जो स्पर्म एकदम ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा एकदम स्ट्रांग होता है, सिर्फ वही क्या होता है कि वही उसके अंदर प्रवेश कर पाएगा। स्ट्रांग होने का ये मतलब है कि भाई जो वो ओवम होता है तो उसके एक लेयर होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, मान लो कि ये ओवम है, तो इसकी क्या बाहरी जो है, ये बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? जोना पेनिसूडा। क्या? जोना पेनिसूडा। ये जोना पेनिसूडा जो होता है भाई, ये जोना पेनिसूडा, तो ये क्या होता है कि भाई जो एक्रोसोम, जो स्पर्म ये जोने पेनिसूडा को फाड़ कर, चीड़ कर उसके अंदर प्रवेश करे, वही कॉम्प्लिकेटेड है, वही कठोर है, वही स्ट्रांग है। तो अब होता क्या है कि आपको समझ में आ गया ना कि हम क्या समझाना चाहते हैं? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे कि शुक्राणु के सबसे अपर भाग को, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम।
एक्रोसोम का कार्य, एक्रोसोम कुछ केमिकल का श्रवण करती है। यह केमिकल एक्रोसोम को चीरकर उसको फाड़कर अंदर प्रवेश करने में मदद करती है। कौन? एक्रोसोम। और किसको चीरती फाड़ती है? ये ओवम के ज़ोनिया पेनिसूडा को, इसको। तो आप लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे, एक्रोसोम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि एक्रोसोम शुक्राणु के सबसे अपर भाग में पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है। एक्रोसोम कुछ केमिकल का श्रवण करती है जो ओवम के जो ओवम या अंडकोशिका के बाहर की ज़ोनिया पेनिसूडा जो लेयर होती है उसको चीर फाड़ कर अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। बस इतना सा करना है, इतना सा बस। स्पर्म में सिर्फ इतनी ही संरचना आती है, इतनी ही संरचना आपके लिए मोस्ट एकदम इम्पॉर्टेंट है। समझो कि बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि बोर्ड में अगर देगा तो भाई यही देगा कि शुक्राणु की संरचना विस्तार में करिए, बस कुछ नहीं करना है। लिखना है स्पर्म की डायग्राम बनाना है आपको एक अच्छा सा। उसके बाद पहले डालेंगे स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फंक्शन, फिर उसके बाद डालेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद एक्रोसोम, बस यही आता है। तो भाई एक्रोसोम, आप संरचना में क्या लिखेंगे? देखो संरचना में हमने बताया कि एक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अपर भाग को क्या कहते हैं? हेड। क्या पाया जाता है? जिसे शीर्ष कहते हैं। अब शीर्ष में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्र क्या होती है? उसमें क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मिडिल पीस। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसकी संख्या 10 से 14 होती है। फिर उसके बाद लास्ट में अंतिम में पूंछ पाया जाता है। क्या? एंड पीस में क्या पाया जाता है? पूंछ पाया जाता है। बस स्ट्रक्चर में, संरचना में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे कार्य, फंक्शन। तो फिर से फंक्शन डालने के बाद उसमें लिखना है कि भाई पूंछ का कार्य गति प्रदान करना है। किसको? स्पर्म का। स्पर्म को क्या होता है भाई? सिर्फ पूंछ का कार्य सिर्फ गति करना है, बस इतना सा लिखना है। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि गति कर रहे पूंछ को ऊर्जा प्रदान करना। क्या? गति कर रहे पूंछ को ऊर्जा प्रदान करना। सिर्फ इतना ही माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डालना है, बस कि गति कर रहे पूंछ को ऊर्जा प्रदान करना। कौन प्रदान करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बस उसके बाद एक्रोसोम हेडिंग डालिएगा। एक्रोसोम हेडिंग में लिखना क्या है कि एक्रोसोम शुक्राणु के सबसे अपर भाग में पाया जाता है। कहाँ पर? अपर भाग में, सबसे ऊपर। ये देखो, ये एक्रोसोम सबसे अपर भाग में पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है। एक्रोसोम कुछ केमिकल का श्रवण करती है। क्या? एक्रोसोम कुछ केमिकल का श्रवण करती है जो अंडाणु के ज़ोनिया पेनिसूडा को फाड़कर, चीरकर उसके अंदर प्रवेश करने में मदद करती है। कौन? एक्रोसोम। अगर पूछ लिया भाई एक्रोसोम का निर्माण किसे, उसी में आप पॉइंट बना के लिखेंगे कि एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। जब आप गाल्जी काय स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक्रोसोम का निर्माण यहीं से होता है। एक्रोसोम का निर्माण यहीं पर होता है। तो एक्रोसोम, अगर किसी ने पूछे भाई एक्रोसोम का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप सीधे पूछ नहीं लिया, बाकी पूछा जाता है, कई क्वेश्चनों में पूछा गया है भाई, कई बोर्ड में भी पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप एक्रोसोम बताएंगे कि गाल्जी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होता है। बस इतना ही, इतना समझ में आया आपको? फिर इसके बाद हम अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। अगला वीडियो होगा oogenesis। अभी तक हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन क्या है, तो हमने बताया कि स्टेप वाइज कि शुक्राणु जनन क्या है। अब उसके बाद स्पर्म की संरचना बताई, फिर उसके बाद आप बताएंगे oogenesis। ये अब देखो हमने 2 हेडिंग डलवाए थे ना, कि एक शुक्राणु जनन था, एक अंडाणु जनन था, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की चर्चा कर दी थी पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में स्पर्म की संरचना, और अगले वीडियो में हम oogenesis की संरचना करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर, और कुछ क्वेश्चंस का हमारे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई ये बताओ कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? पहला क्वेश्चन है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? और एक स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है?
और चौथा क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ, जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो मूवमेंट करते समय ऊर्जा किससे लेती है। बस ये 4-5 क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे।